Life is not what we think. Life is not what we want. Life is not what we see. In fact, it's all just illusion. Illusion which sometimes becomes a beautiful dream and sometimes it turns complete a nightmare. It's depend person to person. Or we can say a destiny to destiny. क्योंकि कभी कभी एक खूबसूरत खिलखिलाता हुआ फूल भी बर्फ में सिर्फ जम जाता है, फिर चाहे लोग उस बर्फ को कितना भी कोस लें कि उस बर्फ ने उस खूबसूरत फूल की सुंदरता को ढक लिया या उसे छुपा लिया या उसे बस आंखों का एक धोखा बनाकर रख दिया, पर असल में वो बर्फ ही होती है जो उस फूल को जिंदा रखती है, उसे उसकी रंगत को, उसके एहसास को उसके अंदर कहीं कहीं तो छिपा कर रखती है। पर ये सब कुछ भी सिर्फ समय का ही तो मोहताज है, क्योंकि अगर समय ज़्यादा गुजर जाए तो वो फूल भी अपनी रंगत, अपना एहसास, अपनी जान सब कुछ खो देता है और उस बर्फ़ में ही मिलकर रह जाता है। क्योंकि समय की आंधी और मौसम के थपेड़ों से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। सर, वी आर रेडी, क्या हम चले? रात के 2 बजे एक आलीशान होटल के टॉप फ्लोर पर एक शख्स अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर दूर तलक फैले हुए उस शहर की खूबसूरती को निहार ही रहा था। तभी ये आवाज़ धीमे से आती है। उस शख्स ने अपनी निगाहों को बिल्कुल भी नहीं झपकाया, सिर्फ अपनी ठंडी आवाज़ में कहा इसके बाद वो दूसरा शख्स तो वहाँ से चला गया था, लेकिन वो शख्स जो बिल्कुल किसी किंग की तरह उस होटल के टॉप पर खड़ा हुआ था, उसका चेहरा हद से ज़्यादा और ठंडा हो गया और उसके आसपास का माहौल और शांति इस रात की तरह ही और गहरी हो गई। और एक बार फिर कुछ आवाज़ें फिर से दबे पाँव गूंजने लगी। I can't. So, after a long gap and a huge break, let's start In the Embrace of My Love, Season 2. 2 दिन के बाद, नया दिन, नई सुबह, नया देश, नया शहर, हैंसबर्ग, यूएस। हर रोज़ की तरह इस छोटे से घर में एक बार फिर से सुबह यही हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आज आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ सुनी जा सकती है। ईज़ा, come here, I don't repeat again. No dad, I don't want to wear that. I don't. ये कहते हुए एक छोटा बच्चा आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शख्स अपने हाथों में कुछ ड्रेस जैसा लेकर भाग रहा था, जिसके विंग्स बार बार उसकी आंखों को चुप रहे थे। खैर, उसे अपने उस छोटे से नटखट बच्चे को पकड़ना था जिसने पूरा घर सर पर उठा कर रखा है। उस शख्स ने दोबारा कहा, लीजा, कम हियर। लेकिन अगले ही पल वो बच्चा उस सीढ़ियों से फुदकता हुआ नीचे उतर गया था और सामने वाला शख्स सिर्फ हैरानी से उस बच्चे की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपनी तेज आवाज में कहा, आई स्वेयर, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना। तो उस छोटे बच्चे ने कहा, डैड, आप कुछ नहीं करोगे, आप हर बार यही कहते हो, पर मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी, प्लीज लिसन टू मी, आई डोंट वांट टू वेयर दैट ड्रेस, इट्स सो गर्ली। अगर यूसा ने देख लिया तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर? आई डोंट वांट टू वेयर दैट ड्रेस, प्लीज डैड लिसन टू मी। पर इससे पहले कि वो और ज्यादा प्लीड करता, उस सीढ़ी से उतरकर वो ब्यूटीफुल शख्स भी उसके सामने आ गया था। फिर वो अपने बच्चे के सामने बैठता हुआ कहता है, अभी क्या कहा तुमने? उस छोटे बच्चे ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड, इट्स सो गर्ली, लुक, इसका कलर देखिए ना, आई डोंट वांट टू वेयर दैट ड्रेस, प्लीज प्लीज। ये कहते हुए वो फिर से प्लीड करने लगा। तब उस शख्स ने कहा, ईज़ा बेबी, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ अलग यूनिक तो पहनना ही पड़ेगा ना। ये एंजल वाली ड्रेस तो तुम्हारी ही फेवरेट थी ना। तभी ईज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, किसने कहा आपसे? नो नो नो, नेवर नेवर, ये ड्रेस मेरी कभी फेवरेट नहीं हो सकती। व्हाई आई वांट टू चूज अ गर्ली ड्रेस? ये तो उस मीज़ा की गलती है। शी वांट टू टेक रिवेंज विद मी, दैट्स व्हाई शी स्विच आवर नेम। और अपनी ड्रेस उसने मुझे दे दी और मेरी स्पाइडरमैन वाली ड्रेस उसने ले ली। इसमें मेरी क्या गलती है? डैड, आपने मेरा नाम ये क्यों रखा? जैसे ही छोटे ईज़ा ने ये बात कही, एकाएक वो शख्स जो उसके सामने बैठा हुआ था वो एकदम से फ्लिंच कर उठा। उसके हाथ एकदम से कांप गए
उसका फेस हल्का सा पेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुस्कुराहट को मेंटेन रखते हुए कहा, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? जैसे ही ईज़ा ने अपने डैड की वॉइस में वो चेंज को महसूस किया, उसने तुरंत अपने डैड की तरफ देखा। कुछ देर के लिए वो फादर और सन की जोड़ी एक दूसरे की आंखों में देखती है। फिर अगले ही पल ईज़ा ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, नो डैड, आई लव दैट नेम, बट वो मीज़ा है ना। लेकिन तो वह फिर से कंप्लेन करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ उसका डैड अब पहले की तरह चेयरफुल नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसकी आंखों में वो उदासी वो छोटा सा नन्हा बच्चा भी पहचान गया था। फिर भी वो अपने डैड को चेयर करने के लिए स्कूल की इधर उधर की बातें करने लगा और मीज़ा की लगातार कंप्लेन करने लगा। और इस बार वो चुपचाप से उस ड्रेस को पहनने के लिए तैयार भी हो गया था, पर उसके फेस पर वो पाउट हद से ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा था। जैसे जैसे सियन उसे पूरी ड्रेस पहना रहा था, स्कर्ट, उसके ऊपर टॉप, उसके ऊपर वो बड़े बड़े विंग्स जो छोटे से इस बॉय को एंजल बनाने के लिए काफ़ी थे। और फिर उसके बालों को उसने छोटी सी विग से कवर कर दिया था। और लास्ट चेरी ऑन द टॉप, उसके ऊपर वो बो वाली ब्यूटीफुल क्लिप। फाइनली सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, आई स्वेयर मेरे बेटे से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। ये कहते हुए सियन ने अपने छोटे से बच्चे को बस हक करने ही वाला था, तभी ईज़ा ने सियन को पुश करते हुए कहा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, आई एम हैंडसम, इनफैक्ट मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, एंड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आज के बाद मैं ऐसी स्टूपिड चीज़ में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूँगा डैड, आप चाहे मुझे कितना भी फोर्स करें। ये कहते हुए वो बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वहीं सियन सिर्फ मुस्कुरा रहा था। तब गेट पर नॉक होता है और सूजन घर के अंदर आ जाती है। सूजन ने सियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या ईज़ा तैयार हुआ? सियन ने कहा, कहाँ, मैं कितनी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सच में बहुत स्टबन है, हद से ज़्यादा। सूजन ने हंसते हुए कहा, सियन तुम भी तो समझो ना, आखिर तुमने भी तो उसे गर्ल की ड्रेस पहना दी है, ये सब बॉय है, डेफिनेटली उसे परेशानी तो होगी ना, लेकिन कहाँ है वो? ये कहते हुए सूजन आगे बढ़ने लगी। तभी सियन ने कहा, वैसे ये बताओ तुम योजा को इस तरीके से क्यों ले आई? वो अभी भी नींद में लग रहा है। ये कहते हुए वो उस छोटे बच्चे को देख लगा जो सूजन की गोद में था। सूजन ने कहा, मैं क्यों ले आई? लिटरली इस बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सुबह 5 बजे से मुझे जगा दिया है। Until 5, until now, he only said one thing, like a tape recorder. I want to meet Gaga. I want to meet Gaga. लो, हम ऐसे यहाँ ले आई हूँ। सियन, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इसे अडॉप्ट कर लो, एंड आफ्टर पुट बोथ ऑफ देम इन अ टाई, ओके? सूजन कंप्लेन कर ही रही थी, तभी वो छोटा ईज़ा तुरंत टेबल पर से उतर कर भागता हुआ वहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए अपनी चिरपिंग वॉइस में कहता है, सूजन आंटी, आप योजा को यहाँ क्यों लेकर आई? ये कहते हुए वो कंप्लेन कर रहा था और वहीं हॉल में टंगे हुए उन पर्दों का सहारा लेकर खुद को छिपाने की भी कोशिश कर रहा था। पर सूजन के चेहरे की वो मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है और वहीं उसकी गोद में बैठा हुआ वो बच्चा और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और तुरंत सूजन की गोद से नीचे उतरने की जिद करने लगता है। सूजन ने कहा, अरे रुको रुको, उतार रही हूँ, बस रुक जाओ। पर वो बच्चा इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने मॉम के बाल खींचने लगा और सूजन ने भी लिटरली फ्रस्ट्रेट होकर छोटे योजा को जमीन पर रख दिया था। और जैसे ही उसने जमीन पर अपने पैरों का एहसास किया, वो लगभग ईज़ा की तरफ अपनी छोटी छोटी आवाज में और छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ने लगा। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, ईज़ा गागा गागा कैच मी। देखा तो हुए उसने अपनी बॉडी को छोड़ दिया था और अगले ही पल ईज़ा जो कर्टन के पीछे छुपा हुआ था वो दौड़ता हुआ योजा के पास आता है और उसे अपनी एम्ब्रेस में केज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सियन का गला लगभग अटक कर रह गया था इस बच्चे को गिरने की इमेजिन करते के साथ ही। वहीं सूजन के फेस पर कोई भी टेंशन नहीं थी, इनफैक्ट वो तो अभी भी हंस रही थी। सियन ने कहा, तुम ऐसे उसे कैसे जमीन पर छोड़ सकती हो? अभी गिर जाता वो तो। एक तो सियन सूजन के पास आ गया था। सूजन ने कहा, वो नहीं गिर सकता, और अगर वो गिरेगा ना तो तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारा ईज़ा उसे तुमसे पहले संभाल लेगा, तो डोंट वरी। खैर मुझे बताओ कि तुमने टिफिन तैयार किया? ठीक है, तो वो किचन की तरफ चली गई थी। वहीं सियन उन दोनों बच्चों को गौर से देखने लगा जो लिटरली अपनी दुनिया में खो चुके थे। और कुछ देर पहले जो ईज़ा इतना कंप्लेन कर रहा था अपनी ड्रेस के बारे में, वो खुद ही अब इनिशिएट लेकर उस छोटे यूजा को वो सब कुछ दिखा रहा है और इनफैक्ट कितना ज़्यादा खुश लग रहा है। ये देखकर सियन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने सिर्फ धीमी आवाज़ में कहा, हाँ ड्रामेबाज, बिल्कुल उसी की तरह। कहते हुए वो आगे बढ़ गया था किचन में। तभी सूजन ने कहा, सियन तुम्हें तो जाना होगा ना? सियन ने कहा, हाँ मुझे जाना होगा, पर ये जिद कर रहा है कि मैं इसे आज बस तक छोड़ कर आऊँ। सूजन ने कहा, हाँ अच्छा भी है ना, तुम उसके साथ बहुत कम वक्त गुजार पाते हो एंड ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, एंड सीरियसली वो तुम्हारे सामने प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन वो तुम्हें मिस करता है सियन, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आखिर वो है ही इतना छोटा, 3 साल का ही तो है। ठीक है, तो वे सूजन सियन की तरफ देखने लगी। सियन ने करेक्ट करते हुए कहा, 3 साल का नहीं, 3 साल 6 महीने 2 दिन। ठीक है, तो वे सियन उस पैन में उस रेमन को स्टर कर रहा था। जैसे ही सूजन ने सुना,
वो सियन की तरफ बस देखने लगी। हमेशा जब भी सुजन इस तरीके से डेट का जिक्र करती थी तो सियन उसे करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताता था। बिल्कुल ना एक दिन इधर ना एक दिन उधर। ऐसा लगता था जैसे कि सियन हर रोज हर दिन काउंट करता रहता है। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस पसर गई थी। तभी सुजन ने अपने होश में आते हुए कहा, हाँ यू आर करेक्ट। और अभी तो उसने प्ले स्कूल जाना शुरू किया है। 1 मंथ में उसे लिटरली प्ले स्कूल पसंद आ रहा है। सियन ने भी सिर्फ नोट करते हुए कहा, आई होप उसे पसंद आए। तभी फ्रिज पर रखा हुआ सियन का फोन बजने लगता है। जैसे ही वो फोन बजता है सियन के हाथ रुक जाते हैं। फोन की घंटी लिटरली अब बहुत तेज हो गई थी। सुजन ने कहा, सियन तुम्हारा कॉल है। सियन ने अपने हाथों को बस कस कर बांध लिया। उसके बाद गैस को ऑफ किया और फिर सुजन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है मुझे जाना होगा। सुजन ने कहा, पर तुमने तो ईजा से प्रॉमिस किया था। सियन ने कहा, किया तो था पर अब कॉल आ गया है तो डेफिनेटली अब जाना ही होगा। क्या तुम उसे बस स्टॉप तक छोड़ाओगे? सुजन ने कहा, डोंट वरी मैं छोड़ाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है तुए वो बस हेजिटेटली सियन की तरफ और फिर ईजा की तरफ देखने लगी जो ऑलरेडी अभी भी योजा के साथ खेल रहा था। सियन ने कहा, ओके मैं बैक गेट से निकल जाऊंगा, उसे बताना मत। सुजन ने कहा, एटलीस्ट तुम उसे बताकर तो जाओ। तभी सियन ने अपना बैग वहीं कबर्ड से बाहर निकाला, एक नोटपैड बाहर निकाला, उस नोटपैड पर कुछ वर्ड्स लिखकर एक चिट बनाकर सुजन के हाथ में रखते हुए कहा, ये बस उसे दे देना, वो समझ जाएगा। हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है तो वो बैग लेकर और टिफिन लेकर वहीं साइड वाले गेट से निकल गया था बिना ईजा को बताए हुए। तभी लगभग 10 मिनट के बाद ईजा योजा का हाथ पकड़ते हुए किचन में आता है और उसने अपनी वही चीयरफुल वॉइस में कहा, सुजन आंटी योजा आपको बुला रहा है। और डैड कहाँ गए? ठीक है तो वो देखने लगा। तभी सुजन ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, स्वीट हार्ट वो एक्चुअली तुम्हारे डैड को कॉल आ गया था। जैसे ही सुजन ने कहा एक ईजा के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब हो गई, फेड हो गई। उसका फेस कंप्लीट स्ट्रेट हो गया, ब्लैंक। उसने कहा, ओ तो डैड वर्क पर गए हैं फिर से? सुजन ने कहा, यस और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं पर इससे पहले कि आगे कुछ भी कहती ईजा ने कहा, डोंट वरी आंटी मैं चला जाऊंगा, बस स्टॉप ज़्यादा दूर थोड़ी है, बस इतना ही तो पास है, आप योजा का ख्याल रखिए वो अकेला है। सुजन ने कहा, नो मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकती। ईजा ने कहा, आंट डोंट वरी, मैंने कहा ना वो बस थोड़ा ही दूर है और मैं बस चला जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है तो वो सुजन की तरफ देखने लगा। सुजन ने कहा, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, मैं योजा को मैरी को दे जाऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है तो उसने तुरंत योजा को उठाया। वहीं योजा अनब्लिंकिंगली कभी ईजा की तरफ तो कभी सुजन की तरफ देख रहा था। सुजन ने कहा, मेरे यहीं वेट करो मैं भी आती हूँ। ठीक है तो वो भागते हुए गेट से निकल गई थी। वहीं ईजा अकेला रह गया था उस पूरे घर के अंदर। छोटे से अपार्टमेंट में ईजा सब तरफ देखने लगा। वो सैड था, डिसअपॉइंट था, लेकिन वो जानता था उसके डैड को जाना ही होगा। आखिर वो बहुत हार्ड वर्किंग है और ये सब कुछ वो उसी के लिए कर रहे हैं। वो छोटा था पर बहुत समझदार था। फाइनली थोड़ा और वक्त गुजर जाता है। सुजन ईजा को उसके प्ले स्कूल में छोड़ देती और जैसा सुजन ने सोचा था पूरा स्कूल इस वक्त कलरफुल लग रहा था, बिल्कुल किसी रेनबो की तरह। और बच्चे अलग अलग ड्रेस में आए हुए थे, सब बहुत प्रिटी लग रहे थे, बिल्कुल एंजल की तरह। वहीं अभी भी ईजा मुंह बना रहा था। फाइनली जैसे ही सुजन ने ईजा को वहाँ प्ले स्कूल में छोड़ा और वो घर चली गई, ईजा वापस से बच्चों के अंदर घुल मिल गया था। और इस तरीके से वक्त गुजर जाता है। अब दोपहर के 2 बज रहे थे, प्ले स्कूल छूट चुका था और ईजा ने जैसे कि सुजन से कहा था कि सुजन उसे लेने आएगी, बट स्कूल 1 घंटा पहले ही छूट गया था। तो ईजा खुद से ही अपनी स्कूल वैन के अंदर बैठकर बस स्टॉप पर आ गया था। उसके बस स्टॉप ने उसे वहीं रोक दिया क्योंकि आगे ईजा को अब खुद पैदल चलकर ही जाना होगा। ईजा ने अपने सभी फ्रेंड्स को बाय बोला और वो अब बस स्टॉप पर रुक गया। बस वहाँ से चली गई थी और ईजा बस जाने ही वाला था कि तभी उसे महसूस होता है कि बारिश पड़ना शुरू हो गई है। जैसे ही ईजा को रियलाइज़ हुआ कि बारिश पड़ रही है, वो बस वहीं उस बस स्टैंड के स्टॉप पर रुक जाता है क्योंकि वो बारिश में भीगना नहीं चाहता था। और वैसे भी जो ड्रेस उसने पहनी हुई है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, इसीलिए वो भीग कर और ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहता था। और उसे पता है अगर वो भीग गया तो उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए वो बस रुक गया, इंतजार करने लगा इस बारिश के थमने का। लेकिन बारिश हर वक्त के साथ और ज़्यादा भारी होती चली जा रही थी। लिटरली अब रोड पर पानी भरना शुरू हो चुका था। ईजा वेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुजन टेंशन में आ गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और उसे ईजा को लेने जाना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी मैरी ने कहा, योजा बहुत रो रहा है। सुजन ने कहा, आंट प्लीज उसे संभाल लीजिए ना। फिर योजा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुजन को थक हार कर वहीं रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ईजा वहीं बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी अब अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि तो वो बस स्टॉप पूरी तरीके से खाली था और ऊपर से वो बारिश की आवाज़, मौसम बिगड़ता चला जा रहा था।
ईसा पूरे रोड को देख रहा था। रोड पर ऐसा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, सिर्फ 1 या 2 गाड़ी ही चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोड के उस बस स्टॉप से थोड़ा सा ही पहले एक कार, आलीशान कार खड़ी हुई थी, जिसके अंदर ड्राइवर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि अचानक इतनी तेज़ बारिश के अंदर गाड़ी जो बीच में रुक गई है। उसने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, सॉरी बॉस, सॉरी, मैंने कॉल कर दिया है, अभी सेक्रेटरी आते ही होंगे। पर पीछे वाले बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी निगाहें सामने उस बस स्टॉप पर गड़ी हुई थी। वो उस छोटे से बच्चे को बहुत देर से देख रहा था। ड्राइवर ने कहा, बॉस। जब पीछे से बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर कार के बाहर निकल कर आ गया था। जैसे ही वो कार के बाहर कार को चेक करने के लिए शुरू करता है, तभी विंडो पर नॉक होता है। ड्राइवर ने तुरंत विंडो की तरफ देखा। उसके बॉस ने तुरंत विंडो नीचे की और अपनी धीमी आवाज़ में कहा, वो बच्चा वहाँ क्या कर रहा है? ड्राइवर ने भीगते हुए उस तरफ देखा जहाँ पर उसके बॉस इशारा कर रहे थे, तो वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। ड्राइवर ने कहा, आई डोंट नो बॉस, आई थिंक शायद अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा होगा। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है, बहुत तेज, और उस बिजली की आवाज़ सुनकर लिटरली ईसा कांप गया था। उसकी उस कंपन को वहाँ खड़े हुए 2 शख्सों ने भी महसूस किया। पर इससे पहले कि ड्राइवर कुछ भी कहता, अगर ये पल उसे एहसास होता है कि कार का दरवाज़ा खुल गया था और एक ईथरली गॉर्जियस हैंडसम मैन उस कार से नीचे उतरता है। उसके फेस पर मास्क था और उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था। मैंने कहा, बॉस हाँ भीग जाएंगे, रुके रुके, मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। पर इससे पहले कि ड्राइवर अम्ब्रेला लेकर आ पाता, वो हैंडसम हंक ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। एंड दैट वॉज कम्प्लीटली सरप्राइजिंग। वो ड्राइवर एक पल के लिए चौंक गया था अपने बॉस को इस तरीके से रोड पर चलते हुए देखकर, बिकॉज ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि उनके बॉस कैसे हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज इस छोटे बच्चे में ऐसा क्या है? क्या ड्राइवर हड़बड़ी से दौड़ता हुआ कार के पास गया था अम्ब्रेला निकालने के लिए, और वही दूसरी तरफ वो हैंडसम हंक अभी भी आगे बढ़ रहा था। वो बिल्कुल अपने किसी ऑरा में चल रहा था। उसकी चाल बिल्कुल मैग्नेटिक थी, एक किंग की तरह, और अपीयरेंस कि लाखों की भीड़ में भी अगर खड़ा कर दिया जाए ना, तो इंसान की निगाहें ऑटोमेटिकली शख्स पर अटक जाएंगी। और वैसे भी अब तो बारिश हो रही है, और इस सुनसान सड़क पर जब उस तरीके से चलेगा तो हर किसी की निगाहें तो उस पर अटकनी ही थी ना। लिटिल ईसा की निगाहें भी ऑलरेडी उस पर अटक गई, और इस तरीके से एक शख्स को, अनजान शख्स को उसकी तरफ बढ़ते हुए देखकर ईसा भी अलर्ट मोड पर आ गया था। पर उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया। इनफैक्ट वो अपने सामने स्ट्रेंजर की तरफ घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर भी एक लुक ईसा को देकर उसके बगल में शेल्टर के नीचे खड़ा हो गया था। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस थी, लेकिन दोनों ही अलर्ट मोड पर थे। दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर था, बस वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो सामने उस बारिश की तरफ देख रहे हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, बारिश की रफ्तार और आसमान में बिजली की कड़कन और ज्यादा तेज होती चली जा रही थी, और लिटिल ईसा की वो छोटी छोटी मुट्ठियां और ज्यादा कसती चली जा रही थी। फाइनली उस हैंडसम हंक ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, वेयर इज योर पेरेंट्स? एक सेकंड के लिए तो ईसा को लगा वो हैंडसम हंक खुद में ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन अगली बार जब उस हैंडसम हंक ने अपनी निगाहों को ईसा की तरफ कर लिया था, तो ईसा ने भी उस स्ट्रेंजर की आंखों में देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उसके और अपने बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लिया। ये देखकर उस स्ट्रेंजर के फेस पर एक स्मिर्क आ जाता है। उसने अपना सर शेक करते हुए कहा, ओह हार्ड टू रीच। खैर आंसर तो, जवाब दो मुझे, वेयर इज योर पेरेंट्स? ईसा ने अपनी उस स्टन वॉइस में जवाब दिया, आप क्यों पूछ रहे हैं? उस स्ट्रेंजर ने कहा, जस्ट टेल मी वेयर इज योर पेरेंट्स? क्या मैं उन्हें कॉल करूं, बुलाऊं यहाँ? ईसा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी बारिश बंद हो जाएगी तो खुद चला जाऊँगा। उस स्ट्रेंजर ने कहा, केयरलेस पेरेंट। जैसे ही उस स्ट्रेंजर ने कहा, लिटरली ईसा ने उस स्ट्रेंजर की तरफ क्लियर किया और अपनी स्टन वॉइस में कहा, माई डैड इज नॉट केयरलेस, गॉट इट? स्ट्रेंजर ने कहा, ओह तो तुम्हें गुस्सा भी आता है? ठीक है, तो वे मुझसे और ज़्यादा घूर कर देखने लगा। ईसा ने कहा, मेरे डैड के बारे में एक शब्द भी मत कहना। ये देखकर उस स्ट्रेंजर के फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाती है। ईसा ने कहा, और वैसे भी इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप मेरे से दूर रहिए, हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वी आर स्ट्रेंजर। उस स्ट्रेंजर ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो मेरा नाम लानवांग इबो है, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम मुझे अपना नाम बता दोगे तो फिर हम स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे। जैसे ही ईसा ने सुना, उसने लिटरली इबो को घूर कर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, क्या है आपका नाम? इबो ने कहा, दलान वांग इबो, तुम मुझे वांग कह सकते हो। और ये सुनकर ईसा के फेस के सारे रंग जैसे गायब हो गए थे। वो बस अनब्लिंकिंगली इबो की तरफ देखने लगा। जब इबो को रियलाइज हुआ कि वो छोटा बच्चा किस तरीके से उसकी तरफ देख रहा है, तो इबो ने भी अपना फेस मास्क बस थोड़ा सा
और टाइट कर लिया, जैसे कि उसे डर हो कि कहीं उसे कोई पहचान ना जाए। फिर उसने नीचे झुकते हुए कहा, हे क्या हुआ? और तुम्हारे इतने बड़े बड़े विंग्स तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें परेशान कर रहे होंगे? वैसे भी एक बॉय के लिए इस तरीके की गर्ली थिंग पहनना, डोंट यू थिंक इट्स टू गर्ली? जैसे ही ईबो ने कहा, ईजा की आंखें अब जाकर झपकी थीं। ईजा ने अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, डैड ने चूज किया है मेरे लिए, उन्हें पसंद था। ईबो ने कहा, ओह तो तुम्हारे डैड एक गर्ल चाहते थे और तुम एक बॉय बन गए? हाँ ऐसा ही लगता है ना? ये कहते हुए उसकी आवाज़ में खनक सुनाई दे रही थी, पर ईजा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अभी भी अनब्लिंकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था, और वहीं ईबो ईजा की ड्रेस को ठीक कर रहा था, क्योंकि वो बारिश से हल्की हल्की गीली हो गई थी। जब उसे महसूस हुआ उस छोटे से बच्चे की पूरी बॉडी शिवर कर रही है, तो ईबो ने एक घड़ी ईजा की आंखों में देखा, फिर कहा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? पर ईजा ने कुछ भी नहीं कहा। ईबो ने जब कोई जवाब नहीं पाया तो उसने अपने गले में पड़े हुए उस मफलर को बाहर निकाला और उस पूरे स्कार्फ को ईजा की गर्दन में लपेट दिया, और फिर धीमी आवाज में कहा, इस स्कार्फ को पहनो, मौसम ठंडा हो रहा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी पीछे से ड्राइवर अम्ब्रेला लेकर आ गया था। ड्राइवर ने कहा, बॉस सेक्रेटरी चैंग आ गए हैं। ड्राइवर ने कहा ही था कि अगले पल चैंग वहां से दौड़ता हुआ आता है। उसने कहा, ईबो इस बारिश में क्या कर रहे हो तुम? पर इससे पहले कि आगे कुछ भी कह पाता, वहीं से दूसरी आवाज आती है, ईजा। वो सुजन थी जो वहीं भागकर दौड़कर ईजा की तरफ आ रही थी। वहीं ईजा लिटरली शिवर होकर अभी भी अनब्लिंकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जमीन से खड़ा हो जाता है और वहीं चैंग उसके पास आ जाता है। चैंग ने कहा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? और एक छोटा बच्चा, ये कहते हुए उसने उस छोटे से बेबी की तरफ देखा जो अभी भी उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी सुजन ने ईजा को अपनी गोद में उठाकर कहा, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ क्या हुआ? चलिए मुझे बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये कहते हुए ईजा के फेस की तरफ देखने लगी जो ऑलरेडी बहुत पेल नजर आ रहा था। चैंग ने कहा, अरे चलो भी, अब तुम यहीं खड़े रहने वाले हो क्या? ये कहते हुए चैंग ईबो को होश से बाहर लाने लगा, क्योंकि ईबो भी इस तरफ ईजा को ही देख रहा था। ईबो ने कहा, हाँ चल रहा हूँ, एक मिनट रुक। ये कहते हुए उसने ईजा की तरफ देखा और उसके बालों को हल्के से ठीक करते हुए कहा, ओके चैंप, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए ईबो आगे ही बढ़ने वाला था, तभी उसे एहसास होता है कि उस छोटे से बच्चे ने उसकी बाजू को पकड़ लिया है। ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो ईजा उसकी तरफ देख रहा था। ईबो ने अपनी आईब्रोज को रेस करते हुए कहा, कुछ हुआ है? ईजा ने कहा, ईजा। ईबो ने कहा, क्या? ईजा ने कहा, माय नेम इज ईजा। ये कहते हुए अब जाकर उसने ईबो की आंखों में देखा था और ईबो भी एकदम जैसे रुक गया। उस चेहरे में कुछ था, कुछ तो था। और वहीं दूसरी तरफ चैंग और सुजन भी थोड़ा अलर्ट हो गए थे। सुजन ने तुरंत ईजा का हाथ नीचे करते हुए कहा, ईजा बेबी, अंकल को जाने दो, आई एम सॉरी सर। ये कहते हुए सुजन ने बो कर ईबो से माफ़ी मांगी। वहीं ईबो भी अब जैसे अपने होश में वापस आ गया तो उसने कहा, इट्स ओके, ख्याल रखिए इसका, मैं जाता हूँ। ये कहते हुए ईबो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। वहीं ईजा अभी भी ईबो को जाते हुए देख रहा था। और जब सुजन को ईजा का कुछ अनरियलिस्टिक बिहेवियर रियलाइज हुआ तो उसने कहा, ईजा क्या हुआ है? हाँ क्या कुछ अंकल ने कहा? पर ईजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आंट क्या हम जल्दी से घर चलें? सुजन ने कहा, हाँ चलते हैं बेबी, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। ये कहते हुए सुजन फाइनली ईजा को उस बड़े से ओवरकोट से कवर कर आगे बढ़ गई थी घर के लिए। वहीं ईजा अभी भी मुड़कर पीछे ईबो की कार की तरफ देख रहा था जो ओझल हो गई थी, और उसने कसकर अपने उस स्कार्फ को पकड़ लिया। अब रात को सियन अपने घर पर लौट आया था। घर पूरी तरीके से शांत था। शाम के 5 बज रहे थे। उसने तुरंत अपने ओवरकोट को वहीं साइड में लगाया और अपने शूज को उतारकर स्लीपर पहनकर वो घर में आ गया था। उसने तुरंत देखा कि ईजा वहीं काउच पर बैठकर अपनी डायरी को लिख रहा है। सियन ने कहा, ईजा क्या कर रहे हो? तुरंत ईजा ने अपनी डायरी को बंद कर लिया और फिर कहा, डैड आप आ गए? ये कहते हुए वो फुदकता हुआ काउच से नीचे उतर आया था। उसके गले में अभी भी वही स्कार्फ था। सियन ने कहा, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। ये कहते हुए वो सुबह के लिए माफी मांगने लगा, पर ईजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने डैड को हक कर लिया। सियन ने कहा, बेबी क्या हुआ है? ये कहते हुए वो हल्के से अपने बच्चे को सहलाने लगा और उसे गोद में उठा लिया और तुरंत वो काउच पर जाकर बैठ गया। ईजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने डैड की चेस्ट पर अपना सर रख लिया था, जैसे कि वो उसकी वार्मथ को फील कर रहा हो। सियन को रियलाइज हुआ था कि ईजा कुछ डाउन लग रहा है। उसने कहा, बेबी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ क्या मौसम की वजह से फिर से तबीयत खराब हुई? फीवर लग रहा है क्या? ये कहते हुए वो बहुत कंसर्नली पूछने लगा, पर ईजा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना फेस उठाया और सियन की आंखों में देखा। सियन भी शांत हो गया था। उसने ईजा को पूरा चेक किया और उसे एक अनयूजुअल चीज रियलाइज होती है। उसने कहा, ईजा ये क्या है? ये कहते हुए उसने स्कार्फ की तरफ देखा। ईजा ने कहा, अंकल। सियन ने कहा, क्या? ईजा ने कहा, एक अंकल ने दिया था, उनका नाम वांग था। सियन ने कहा, व्हाट? ये कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी चढ़ गई थी।
ईसा ने कहा कुछ नहीं, वो बस ये अंकल ने दिया था। सियन ने कहा मैंने कितनी बार मना किया है ना, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, और देखो तुमने अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहना हुआ है, सर्दी लग जाएगी बेबी। चलो रूम में चलकर चेंज करते हैं, मैं तुम्हें बहुत कम्फी सा ड्रेस पहनाता हूँ, फिर हम लोग बेड में बैठकर एक स्टोरी सुनेंगे, ओके। ये कहते हुए वो ईसा को उठाकर रूम में ले गया था और कुछ देर के बाद उसने ईसा के कपड़ों को चेंज कर दिया और वो बेड में बैठ गया, उसे स्टोरी सुनाने लगा। धीरे धीरे करके ईसा वहीं सियन की चेस्ट पर सो गया था। सियन ने रियलाइज किया कि ईसा को हल्का हल्का सा फीवर है, ये देखकर वो कंसर्न हो गया था। फिर उसके बाद उसने ईसा को वहीं अच्छी तरीके से ब्लैंकेट में टक किया और वो खड़ा हो गया। तभी उसकी निगाह उस स्कार्फ पर पड़ती है। पता नहीं क्या सोचकर उसने उस स्कार्फ को उठा लिया। वो स्कार्फ बहुत सॉफ्ट था, वार्म था, और सबसे बड़ी बात वो एक्सपेंसिव लग रहा था। सियन उसे चेक करने लगता है जैसे कि उस पर किसी कंपनी का लेबल वगैरह कुछ देखना चाह रहा हो, और जैसे ही अगले ही पल उसकी निगाह उस कंपनी के लेबल पर पड़ती है, वो लिटरली अपनी जगह पर फ्रोज हो गया। वहाँ पर इनिशियल लिखे हुए थे YW। एक पल के लिए वो उसे ऐसे ही घूरने लगता है, फिर पता नहीं उसके मन में क्या आती है। उसने स्कार्फ को अपने करीब किया और करीब। ये करते वक्त वो हेजिटेट तो लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों तो उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही थी, और वो स्कार्फ कब उसकी नाक के इतना करीब आ गया कि उसकी वो सेंट उसके ऑलरेडी सिस्टम में जा चुकी थी और वो उसे इनहेल करने लग गया। वो सच में उसे स्निफ कर रहा था, वो भी बहुत गहरी सांसों के साथ, पर उसकी एक खुशबू ही काफ़ी थी उसके सेंसेस को अपनी जगह पर स्टॉप करने के लिए। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट? जैसा भी लगा हो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। आई नो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे न्यू कैरेक्टर इस स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, एंड आई नो एंड आई होप बहुत सारे व्यूअर्स को ये पसंद नहीं आएगा न्यू कैरेक्टर्स का इस तरीके से आना, बट स्टोरी अभी शुरू हुई है और स्टोरी के अंदर बहुत कुछ है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में आया हो स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट सुनकर तो डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, और ईसा को ऐसा क्या महसूस हुआ जो वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ सियन कौन है? क्या कोई पहचान पाया? अगर पहचान पाया हो तो मेरे साथ शेयर करना। एंड एनी गेसेस क्या हो रहा है और क्या हुआ है? और उससे भी बड़ी बात गाइस, वी कंप्लीट 1 ईयर। हाँ, 1 साल हो गया हमारे चैनल को। आई मीन हुआ तो कल था, बट कोई बात नहीं, मैं कल पोस्ट नहीं कर पाई स्टोरी को, बट हियर वी आर 1 ईयर ऑफ फिक्शन एडिक्शन। 1 साल पहले मैंने फर्स्ट स्टोरी को शेयर किया था, वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट, और आज शायद 5वीं या 6ठी या 7वीं स्टोरी को शेयर कर रही हूँ, वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट, हार्ड टू रीच, इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव, उसके बाद ब्लीडेड हार्ट, और फिर रोजेज ऑफ स्नो, फिर होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट, एंड या होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट मैं अभी ख़त्म नहीं किया है, उसको बीच बीच में शुरू करूँगी। बस चाहती थी कि उस स्टोरी से थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि बहुत से लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं स्टोरी को कंप्लीट करूँगी, बीच में ही नहीं छोड़ूंगी। तो बस मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी 1 ईयर के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव को आज इस ओकेजन पर स्टार्ट किया जाए। दैट्स वाई मैंने इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव को आज स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिएगा, और अगर करना ही हो तो इस पूरे 1 साल की जर्नी में कुछ भी जो आप चाहें वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका ये सफ़र मेरे साथ कैसा रहा। जैसे कि कुछ स्टोरीज़ जो आपको बहुत पसंद आई हो तो उनके बारे में आप कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपकी कौन सी सबसे फेवरेट स्टोरी रही जिसने आपको कुछ ज़्यादा ही टच्ड महसूस कराया हो। तो मेरे साथ ज़रूर बताना कि आपको कौन सी स्टोरी मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, एंड या कोई सीन हो या कोई और भी बात हो, कोई मोमेंट हो, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे सुनने में अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूवर्स को मेरी कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 इस ब्यूटीफुल ओकेजन पर मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम लोग 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं, बट स्टिल हम लोग 5K तक नहीं पहुँचे हैं, और मैं इस चीज़ के लिए न जाने कब से इंतज़ार कर रही हूँ। शायद जब से रोजेस ऑफ स्नो कंप्लीट हुआ है तब से मैं सोच रही थी कि 5K हो जाएंगे हम लोगों के 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले, बट अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो प्लीज़ गाइस 5K कंप्लीट करा दीजिएगा, छोटा सा गिफ्ट समझकर अपने इस ऑथर के लिए। ओके बाय बाय, ज़्यादा बड़बड़ कर दी मैंने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।